राधे राधे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त होगे। टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स आर ऑफ परमानेंट टाइप ऑन शुगर केन सेट। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रूट है जो कि परमानेंट टाइप है शुगर केन के सेट का। ठीक है, शुगर केन में सीड नहीं होते हैं, उसमें सेट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे सीड रेट होता है वैसे इसमें क्या होता है, सेट रेट होता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए। तो किस तरीके का रूट जो है परमानेंट टाइप है शुगर केन सेट का। तो ऑप्शन है आपका सेट रूट, शूट रूट, प्रॉप रूट या ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा शूट रूट होता है वो होता है परमानेंट टाइप ऑन शुगर केन सेट। ठीक है, वो परमानेंट टाइप होता है शुगर केन के सेट का। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज़ नोन एज। तो गन्ने का जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है एरो, पेनिकल, कैप्टिकुलम, कैप्टिलुम और रेसिमोज। ठीक है, तो जो हमारा शुगर केन का पुष्पक्रम होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एरो कहते हैं। क्या कहते हैं, एरो। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम एरोइंग कहते हैं। ठीक है, पेनिकल आपको पता है, पेनिकल राइस का होता है और रेसिमोज किसका होता है, तो कैलीफ्लावर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बेस्ट सूटेड टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन लाइज बिटवीन। तो गन्ने के ग्रोथ के लिए, ठीक है, गन्ने की अच्छी ग्रोथ के लिए कितना तापमान होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, या 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, या 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका सी है, 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। गन्ने की अच्छी ग्रोथ के लिए 26 से 32 डिग्री यानी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है बहुत ही अच्छा सुटेबल टेम्परेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AICRP। AICRP का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट शुगर केन का कब स्टार्ट हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन शुगर केन पर 1970 से 71 के बीच में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो सी जो होगा ये उसका राइट आंसर होगा। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजसाली शुगर केन इज़ प्लांटेड इन। देखो, जो हमारा शुगर केन है, शुगर केन का जो प्लांटिंग टाइम है या जो प्लांटिंग सीज़न है, मतलब किस सीज़न में, तो तीन तरीके से 3 सीज़न में इसको कैटेगराइज़ किया गया है। ऑटम सीज़न, अजसाली और एक साली। या आप ये भी बोल सकते हो कि जो इसका टाइम ऑफ प्लांटिंग है वो 3 तरीके का है, ऑटम, अजसाली और एक साली। ठीक है, ऑटम जो है, ऑटम से आया है अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, तो ऑटम का जो सोइंग टाइम है वो क्या है, अक्टूबर नवंबर है, जो कि और ये कहाँ फॉलो किया जाता है, तो ये प्लांटिंग टेक्निक जो है वो फॉलो की जाती है नॉर्थ इंडिया में बेसिकली देखने को मिलता है ये। अजसाली का मतलब क्या है, अजसाली का मतलब है 1 साल और आधा साल और। ठीक है, 1 साल और आधा साल और का मतलब ये है कि 1 साल आपका क्या हो रहा है, 1 साल तो कंप्लीट, आधा साल और अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो इसमें कौन सा आएगा, जून और जुलाई आएगा, है ना। तो जून और जुलाई आएगा तो मतलब टोटल कितना इसको हार्वेस्टिंग टाइम लगेगा। ठीक है, इसकी कटाई में कितना मंथ लग जाएगा टोटल, 1 साल तो 12 मंथ और 6 और तो कितना होगा, 18 मंथ। ठीक है, तो अजसाली जो हमारा शुगर केन प्लांटिंग टाइम होता है ये जब लगभग जो है 18 महीने की फसल होती है। ठीक है, कितने महीने की फसल होती है, तो 18 महीने की फसल होती है। 18 महीने बाद इसमें हम हार्वेस्टिंग करते हैं और ये साउथ इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है, साउथ इंडिया में अजसाली देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा एक साली। एक साली को स्प्रिंग भी कहते हैं। ये जो है इसका जो सोइंग टाइम है वो हमारा जनवरी फरवरी में है। ठीक है, प्लांटिंग टाइम से क्या है, जनवरी फरवरी में है और ये 1 साल में कंप्लीट हो जाती है। 1 साल में इसकी हम हार्वेस्टिंग कर देते हैं और ये भी नॉर्थ इंडिया में फॉलो होती है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अजसाली शुगर केन जो है कब प्लांटेड किया जाए, जो कि 18 मंथ की हमारी पूरी क्रॉप है ये,
और ये इसका जो टाइम है वो कब है, तो इसका टाइम आपका क्या होगा, अदसाली क्या होगा, जुलाई एंड अगस्त। जून इसमें है नहीं तो क्या होगा, जुलाई और अगस्त। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अदसाली की बात कर रहा है तो अदसाली का क्या होगा, ए जो होगा उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, टॉप पोर्शन ऑफ शुगर केन शुड बी सेलेक्टेड फॉर सीड पर्पस बिकॉज टिश्यू आर रिच इन। तो शुगर केन की जब प्लांटिंग करते हैं तो ऊपर का टॉप पोर्शन का 1/3 पोर्शन जो है शुगर केन का हम एज अ सीड पर्पस के लिए सेलेक्ट करते हैं। और क्यों करते हैं ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि वो रिचेस्ट सोर्स होता है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, तो उसमें ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा होता है टॉप 1/3 पोर्शन शुगर केन का, इस वजह से हम उसको एज अ सीड पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन इन शुगर केन। कौन सा ऐसा तत्व है जो शुगर के यानी चीनी के ट्रांसलोकेशन में शुगर केन में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा गन्ना होगा वो कितना मीठा होगा कितना नहीं मीठा होगा, इसके लिए कौन सा जो है एलिमेंट है वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा एलिमेंट है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी पोटेशियम ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या है, शुगर ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है शुगर केन में यानी गन्ने में। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज़ क्रिटिकल फॉर इरिगेशन। ठीक है, तो कौन सी ऐसी, क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी ऐसी ग्रोथ की स्टेज है शुगर केन की यानी गन्ने की जो क्रिटिकल स्टेज है सिंचाई की। ठीक है, तो कौन सी क्रिटिकल स्टेज है, जैसे हमने बताया था गेहूं की जो क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज है वो क्या है, CRI है, ग्राउंड रूट इनिशिएशन। तो इसकी क्या है, वही उसमें क्वेश्चन पूछा है। तो ए जो होगा जर्मिनेशन है, बी है ग्रैंड ग्रोथ फेज, फॉर्मेटिव स्टेज या राइपनिंग स्टेज। तो शुगर केन जब गन्ने की बात करते हैं तो जो क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन की वो हमारी होती है फॉर्मेटिव स्टेज। कौन सी स्टेज होती है, फॉर्मेटिव स्टेज। वीट की बात करेंगे तो उसमें क्या होगी, ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज होती है। ठीक है, तो इसमें जो होगा सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो सी होगा इसका वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। मोस्ट क्रिटिकल वीड कंपटीशन पीरियड इज अप टू डैश मंथ आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एग्जिस्ट इन शुगर केन। तो कौन सा मोस्ट क्रिटिकल वीड कंपटीशन पीरियड हो, मतलब कि इसमें क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये है कि कौन सा ऐसा पीरियड, किस पीरियड तक, किस समय तक जो है जो खरपतवार का, मतलब कि खरपतवार का जो कंपटीशन होता है, मतलब उस टाइम जो है कौन सा ऐसा पीरियड है कि जब खरपतवार जो होती है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, ज़्यादा जर्मिनेट करेगा गन्ने की फसल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो लगभग जो है 4 महीने तक आपको बचा के रखना है, किसको, गन्ने के खेत को, क्योंकि 4 महीने तक जब आप प्लांटिंग कर दिए जो है गन्ने की, उसके बाद जो है 4 महीने तक बहुत ज़्यादा खरपतवार आने के चांसेस होते हैं। तो 4 महीने अगर आप अच्छे से कंट्रोल कर लिए तो फिर आपकी फसल जो है उसमें खरपतवार देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट क्रिटिकल वीड कंपटीशन पीरियड जो है वो 4 मंथ का होता है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एग्जिस्टेंस शुगर केन। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल। खरपतवार कंट्रोल, गन्ने के खेत में खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हम खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ए है सिमाजीन, बी है एट्राजीन और सी है एलाक्लोर। तो ये चारों जो होगा, चारों का इस्तेमाल किया जाता है गन्ने के खेत में खरपतवार नाशी के रूप में। ठीक है, एज अ
हर्बिसाइड इसका हम यूज़ करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट सीरियस डिजीज़ ऑफ शुगर केन। शुगर केन की जो शुगर केन की यानी गन्ने की जो मोस्ट सीरियस डिजीज़ है, बहुत ही घातक बीमारी है, ठीक है, तो वो कौन सी है? वो है हमारी, आपको पता ही होगा, रेड रॉट। ठीक है, लाल सड़न जो होती है गन्ने की, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, बहुत ही मतलब सीरियस डिजीज़ है, बहुत ही घातक बीमारी है जो गन्ने में देखने को मिलती है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है कोलेप्टोट्राइकम फैल्करम। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी सेट्स आर नीडेड टू प्लांट 1 हेक्टेयर ऑफ शुगर केन। मतलब कि 1 हेक्टेयर में गन्ना लगाने के लिए हमको कितना सेट्स की ज़रूरत पड़ती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 1 हेक्टेयर में अगर आप गन्ना लगाना चाहते हो, ठीक है, गन्ना की खेती 1 हेक्टेयर में करना चाहते हो, तो कितने सेट्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो लगभग 35,000 से 40,000 जो है सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है 1 हेक्टेयर में शुगर केन की खेती करने के लिए। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। और जो हम सेट्स है हमारा, यानी जैसे सीड ट्रीटमेंट करते हैं वैसे हम सेट का भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो सेट का अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो 0.5% सोल्यूशन ऑफ एग्लॉल या एरिटॉन का यूज करते हैं। ये मतलब एग्लॉल और एरिटॉन का 5% सोल्यूशन आप डाल के बढ़िया इसको सेट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। 1 हेक्टेयर के लिए 35,000 से 40,000 सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और ये 3 बटेट के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टेंच मेथड ऑफ शुगर कैन प्लांटिंग इज यूज्ड इन। ठीक है, टेंच में देखो जो प्लांटिंग टेक्निक है हमारी बेसिकली 3 तरीके की है। ठीक है, प्लांटिंग टेक्निक जो है बेसिकली कितने तरीके की है? तो बेसिकली हमारी 3 तरीके की है। एक है हमारी फ्लैट प्लांटिंग। ठीक है, तो फ्लैट प्लांटिंग जो है वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडियंस में फॉलो की जाती है, नॉर्थ इंडियन रीजन में। जैसे हमारा यूपी बिहार वाले क्या करते हैं, खेत जो है फ्लैट है पूरा, और उसके बाद उसमें क्या कर दिए, उसमें जो है शुगर कैन डायरेक्ट लगा दिए, डायरेक्ट जो है सेट्स को लगा दिए और उसके बाद गन्ना हो रहा है। तो ये टेक्निक जो है नॉर्मल टेक्निक है, फ्लैट बेड है उसमें जो है प्लांटिंग कर दी है, तो इस वजह से उसको फ्लैट प्लांटिंग कहते हैं। ये नॉर्थ इंडिया में बेसिकली फॉलो होती है। ठीक है, तो और उसके बाद दूसरा है फरो मेथड। फरो मेथड में क्या करते हैं, फरो बनाते हैं। ठीक है, और ये वहाँ पर पर्टिकुलरली फॉलो होती है हैवी सॉइल्स के लिए बेसिकली होती है। ठीक है, कहाँ पर फॉलो की जाती है? हैवी सॉइल्स में। सॉइल हमारी 2 तरीके की होती है, एक हैवी सॉइल होती है और एक लाइट सॉइल होती है। हैवी सॉइल जैसे क्ले सॉइल जो है वो हैवी सॉइल है, और लाइट सॉइल सैंडी सॉइल को हम लाइट सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी समझिए। तो हैवी सॉइल में फरो मेथड कहाँ फॉलो किया जाता है? तो हैवी सॉइल में किया जाता है। तो क्ले सॉइल क्या है हमारी? हैवी सॉइल है। तो जैसे राइस कॉटन हो गया, इन सब रीजन्स में जहाँ पे राइस और कॉटन की खेती करता है, इन सब रीजन में हम फरो मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद लास्ट हमारा आता है ट्रेंच मेथड। ठीक है, ट्रेंच मेथड कहाँ फॉलो किया जाता है? तो ट्रेंच मेथड जो है कोस्टल एरियाज़ में फॉलो किया जाता है, बेसिकली लॉजिंग से बचाने के लिए। ठीक है, जैसे गन्ना बहुत बड़े बड़े होते हैं तो वो गिर जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए हम ट्रेंच मेथड का यूज़ करते हैं। तो कोस्टल एरियाज़ में बेसिकली हम ट्रेंच मेथड का यूज़ करते हैं शुगर केन प्लांटिंग के लिए। ठीक है, गन्ने की खेती गन्ने की जो है प्लांटिंग करने के लिए हम ट्रेंच मेथड का यूज़ कहाँ करते हैं? तो कोस्टल एरियाज़ में करते हैं। फरो मेथड बेसिकली हम कहाँ करते हैं? तो फरो मेथड हम बेसिकली हैवी सॉइल्स में करते हैं। ठीक है, फ्लैट प्लांटिंग हम नॉर्थ इंडियन रीजन्स में देखने को मिलता है। फरो मेथड जो है वो आपने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विथ टू मच इंक्रीज इन नाइट्रोजन अप्लीकेशन शुगर कंटेंट इन जूस। ठीक है, जैसे गन्ने में अगर आप यूरिया का बहुत ज़्यादा उपयोग कर दे रहे हैं, ठीक है, तो जो गन्ने की मिठास है वो क्या घटती है, बढ़ती है, क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है, अगर आप यूरिया का बहुत ज़्यादा जो है गन्ने के खेत में प्रयोग कर दे रहे हो तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से जो गन्ने की मिठास है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एप्री कानिया मेलानोल्यूका इज़ अ पैरासिटॉइड इफेक्टिव अगेंस्ट।
तो एक पैरासिटॉइड है, ठीक है, क्योंकि एक पैरासाइट होता है, होस्ट की तरह रहता है, होस्ट को रह के और होस्ट को ही खाता है, ठीक है, तो उसे हम पैरासिटॉइड कहते हैं, ठीक है। तो पैरासिटॉइड किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो हेमनोप्टेरा से बिलोंग करता है, और प्रीडेटर जो है कोलिप्टेरा और डिप्टेरा से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता रहता है, तो आप इसको भी दिमाग में रखिएगा। तो ये पैरासिटॉइड जो है वो इफेक्टिव होता है शुगर कैन पायरेला के अगेंस्ट, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 83 का जो सी होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया सेशन कंप्लीट होने में। विच क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेजिस्टेंट इज प्रेजेंट इन क्रॉप वेराइटी showing high degree of resistancy to a pathogen but becoming susceptible to it after large scale cultivation for 4 to 5 year, ठीक है। 4 से 5 साल के कल्टीवेशन के लिए कौन सी ऐसी रेजिस्टेंसी है जो हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंसी है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस है वर्टिकल रेजिस्टेंसी, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी, ड्यूरेबल रेजिस्टेंसी और जनरल रेजिस्टेंसी। देखो रेजिस्टेंसी दो तरीके की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी और एक होती है वर्टिकल रेजिस्टेंसी। तो जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी होती है वो नेचुरल रेजिस्टेंस होती है। जैसे किसी प्लांट की कुछ अगर उसके पास कुछ क्षमता है, कुछ मतलब कि हवा से मतलब कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तब भी आराम से सर्वाइव कर ले रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें बारिश हो रही तब भी वो सर्वाइव कर ले रहा है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंसी हर इंसान के पास होती है। जैसे जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंसी होती है ना, तो जो नेचुरल रेजिस्टेंसी होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी कहते हैं। और कुछ जो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड रेजिस्टेंसी होती है उसको हम वर्टिकल रेजिस्टेंसी कहते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी होती है वो लो डिग्री ऑफ रेजिस्टेंसी होती है, और जो वर्टिकल रेजिस्टेंसी होती है वो हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंसी होती है। और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी जो होती है वो ड्यूरेबल रेजिस्टेंसी होती है और वो नॉन ड्यूरेबल होती है। हॉरिजॉन्टल जो होती है नॉन रेस स्पेसिफिक होती है और वर्टिकल जो होती है वो रेस स्पेसिफिक होती है। जैसे वर्टिकल रेजिस्टेंसी कौन सा है, जैसे बीटी कॉटन में किस तरीके की रेजिस्टेंसी है, तो वर्टिकल रेजिस्टेंसी है, मतलब कैसी है, हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंसी है। तो इसमें क्या होगा, और इसमें भी क्या कह रहा है, हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंसी कह रहा है टू अ पैथोजन, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा वर्टिकल रेजिस्टेंसी, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन इज मोस्ट कोर्स, कौन सा इसमें से ऐसा जो है अनाज मोटा अनाज है, ये क्वेश्चन है। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से मोटा अनाज है। तो सबसे पहला है हमारा पेनिकम मिलियासियम, ठीक है, मिलीसियम, ठीक है, पेनिकम मेलिसियम, ठीक है। तो पेनिसियम मेलिसियम को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोसो मिलेट या रेड मिलेट या वाइट मिलेट भी कहते हैं, ठीक है इसको। और दूसरा है हमारा इकिनोक्लोवा फ्रूमेंटेसिया, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जापानीज़ मिलेट कहते हैं, क्या कहते हैं, जापानीज़ मिलेट कहते हैं। और सटारिया इटैलिका को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फॉक्सटेल मिलेट, क्या कहते हैं, फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं। और लास्ट हमारा पस्पुलम स्कोरोबिकुलेटम, क्या कहते हैं, पस्पुलम स्कैरोबिकुलेटम, ठीक है, पस्पुलम स्क्रोबिकुलेटम, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम कहते हैं कोडो मिलेट, इसका क्या कहते हैं, इसको कोडो मिलेट कहते हैं। और ये जो हमारा होता है वो मोटा अनाज होता है। तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप एंड क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इज़ नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रॉप का जो है क्रिटिकल स्टेज जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो बाजरा का जो क्रिटिकल स्टेज होता है इरिगेशन का वो ईयर हेड होता है, ये सही है। कॉटन का जो होता है वो प्री फ्लावरिंग होता है, ये भी सही है। वीट का क्या होता है, क्राउन रूट इनिशिएशन, ये भी सही है। ग्राउंड नट का पॉट डेवलपमेंट तो क्लाउड डेवलपमेंट नहीं होता जबकि फ्लावरिंग होता है, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैग लीफ इन वीट फोटोसिंथेसिस अबाउट। तो वीट में, गेहूं में बेसिकली जो फ्लैग लीफ का कंट्रीब्यूशन है फोटोसिंथेसिस के लिए लगभग कितना है,
ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितना है ये आपको बताना है। तो 52% है, कितना है 52% जो है वो फ्लैग लीफ का कंट्रीब्यूशन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू बोथ मॉइस्चर और ड्रॉट? कौन सी ऐसी क्रॉप है निम्नलिखित में से जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है अगेंस्ट एक्सेसिव, अगर जब बहुत ज़्यादा नमी है या अगर सूखा है तो उसके प्रति भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, सेंसिटिव होती है। कौन सी फसल है? तो मक्का यानी जिया मेज जो है हमारी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है नमी और सूखे के लिए। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एट्राजीन इज़ यूज्ड एज अ एंटी ट्रांसपेरेंट्स, ठीक है। तो एट्राजीन को जो है एक क्या है, एज अ एंटी ट्रांसपेरेंट हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए, ठीक है। तो ये एक एंटी ट्रांसपेरेंट करता है। देखो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब कि वाटर के लॉस को जो रोकने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो एट्राजीन को भी हम एज अ एंटी ट्रांसपेरेंट्स यूज़ करते हैं और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किस तरीके का, मतलब देखो 4 तरीके के होते हैं बेसिकली एंटी ट्रांसपेरेंट्स, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। तो जैसे ओपनिंग एंड स्टोमेटा टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, फिल्म फॉर्मिंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप होते हैं और ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं। तो बेसिकली 4 तरीके के होते हैं, तो ठीक है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो सी होगा उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फीड एंड क्रॉप इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सी ऐसा, मतलब इसमें देखो एक साइड जो है वीड के नाम लिखे हैं और दूसरी साइड फसल के नाम लिखे हैं। तो कौन किससे रिलेटेड है, मतलब कौन सी फसल में कौन सा खरपतवार देखने को मिलता है? तो स्ट्राइकर जो है वो सोरघम में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। कस्कुटा जो है ल्यूसन में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। टाइफा क्या शुगर केन में देखने को मिलता है? तो बिल्कुल नहीं। तो सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ओरो बैंकी किस में देखने को मिलता है? तो टोबैको में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टाइफा जो है वो शुगर केन में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट्राजीन इफेक्टिवली कंट्रोल ग्रासेस इन मेज फील्ड विदाउट causing harm to the crop plant as a degradation of the chemical in maize plant occur due to the presence of। देखो एट्राजीन जो है क्या है, खरपतवार नाशी है, लेकिन ये क्या करता है, मक्के के पौधे को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता। तो ऐसे मक्के के पौधे में ऐसा कौन सा केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से एट्राजीन बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है मक्के के पौधे को, बल्कि पूरी घास को कंट्रोल कर लेता है आसानी से, ठीक है। तो क्योंकि मक्के में जो है वो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है GSH एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, GSH एंजाइम पाया जाता है, जिसके जो क्या करता है, जो बिल्कुल भी प्रॉब्लम एट्राजीन की वजह से क्रिएट होने ही नहीं देता, ठीक है। तो डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। मक्के में कौन सा केमिकल पाया जाता है? तो पाया जाता है GSH एंजाइम, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइको हर्बिसाइड? इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा हर्बिसाइड जो है जो फंगल हर्बिसाइड है, जो फंगस से बना हुआ हर्बिसाइड है? तो डाइक्वेट है, मेट सल्फ्यूरॉन मेथिल है, कोलेगो है या ब्रोमेसिल है, ठीक है। तो इसका कोलेगो जो है हमारा कैसा है, माइको हर्बिसाइड है। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन इज़ द बेस्ट फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी? निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉप रोटेशन जो है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो मेज है, तोरिया है, वीट है, पैडी है, वीट है, काउपी है, पैडी, पोटैटो, ग्रीन ग्राम है, सोयाबीन है, वीट है और ग्रीन ग्राम है, ठीक है। तो 2 दलहरी फसलें हैं इसमें। किसमें 2 दलहरी फसलें हैं? तो डी ऑप्शन में है। जैसे सोयाबीन भी क्या है, दलहरी फसल, ग्रीन ग्राम भी दलहरी और बीच में बीट लगा दिए। तो दलहरी फसल जो होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो डी होगा उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंटरक्रॉप पर यूनिट एरिया ग्राउंड compared with that expected from sole crop shown in the same proportion is termed as। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। क्या कहते हैं? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है यील्ड होता है, यील्ड या प्रोडक्टिविटी ऑफ इंटरक्रॉप टू द यील्ड या प्रोडक्टिविटी ऑफ सोल क्रॉप। ठीक है, तो ए प्लस बी अपॉन बी। ठीक है, ए प्लस बी क्या है? यील्ड ऑफ या प्रोडक्टिविटी ऑफ क्या है? इंटरक्रॉप है, और यील्ड ऑफ एक ए है, तो ए का मतलब सिंगल क्रॉप या सोलो क्रॉप है। ठीक है, तो इसे हम इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। ठीक है, अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो अगर मोर देन 1 होता है तो इंटरक्रॉपिंग जो होती है वो बेनिफिशियल होती है, मतलब इंटरक्रॉपिंग अच्छी होती है। ठीक है, और अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो 1.10 है, ठीक है, वो या 10 है, तो क्या होता है? इसके वजह से ये हमको देता है 10% ज़्यादा यील्ड। ठीक है, तो इसकी वजह से 10% मोर यील्ड देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। ये सेशन थोड़ा जो है प्रीवियस सेशन से लेंदी हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखो, मेरा टारगेट ये होता है कि आप कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप करें, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने के चक्कर में जो है जो सेशन होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।